हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य राजस्थान। स्वागत है आपका दोस्तों मेरे चैनल पर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 के पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न, और आज हम इसी संबंध में पाठ नंबर 2 को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो इस तरफ से आप टिक करेंगे 3 डॉट्स को, नीचे रेजोल्यूशन खुलेगा, उसे आप 240 से 360 पे कर लीजिए, वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। दोस्तों, पाठ के शुरू में हमने कुछ प्राचीन वंश पढ़े, उसके बाद में सल्तनत काल पढ़ा। सल्तनत काल में गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, इन पांचों वंश के बाद में शुरुआत होती है मुग़ल वंश की। दोस्तों, सल्तनत काल और मुग़ल काल को मिला देते हैं तो मध्यकालीन भारत का इतिहास पूर्ण हो जाता है। तो मुग़ल वंश जो हैं, तो मुग़ल वंश का जो समय है ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 1526 से 1858 ईस्वी तक मुग़ल जो साम्राज्य है इसका कहीं ना कहीं अस्तित्व रहा। आगे जा कर के बहुत कम होता गया, लेकिन 1858 तक इसके जो वंश के शासक हैं वो रहे। बाबर, जो कि भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक था, बाबर एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और यह फरगना का शासक था। दोस्तों, इसका यह जो तैमूर, जिसे बहुत महान जो शासक हुआ तैमूर, जो कि बहुत बहादुर था, तो उसका ये वंशज था। और चंगेज खां का भी इस व्यक्ति के अंदर रक्त बह रहा था। चंगेज खां की एक वंशज जो थी, या जो इसकी माँ जो थी, वो चंगेज खां की वंशज थी। और यह मूलतः चुगताई तुर्कों की जो चुगताई शाखा थी उसका यह व्यक्ति था, या इनके चुगताई तुर्क से संबंधित था। फरगना का यह शासक था, और जब इसने शासन ग्रहण किया दोस्तों, तो इसने बादशाह की उपाधि धारण की। जैसे कि हमने देखा था कि पीछे इससे पहले जो सल्तनत काल है वहाँ के जो शासक है उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, लेकिन यहाँ से बादशाह की उपाधि की शुरुआत होती है। बाबर ने अपनी विजयों की शुरुआत भारत में की पानीपत के प्रथम युद्ध से। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में इसने इब्राहिम लोदी को परास्त करके लोधी वंश को समाप्त किया। इसके बाद इसने खानवा का युद्ध किया। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को इसने हराया 1527 में। इसके बाद इसने चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का शासक मेदिनी राय था, उसको इसने हराया 28 में। उसके बाद घाघरा के युद्ध में इसने अफगानों को हराया 29 में। इस प्रकार से इसने लगातार महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की और मुग़ल वंश की स्थापना भारत में की। इसके जो चारों युद्ध हैं वो दोस्तों क्रम से याद रखिएगा, परीक्षा में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो आप कैसे याद रखेंगे? बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर चला गया। तो पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध, खाना खाया खानवा का युद्ध, चांद देखा चंदेरी का युद्ध, घर गया घाघरा का युद्ध। ये चारों युद्ध क्रम से हैं दोस्तों, 1526, 27, 28 और 29। ये चारों युद्ध बाबर को भारत में स्थायी शासक बनने में इसकी सहायता करते हैं। और जो बाबर है, इसने जो अपना वृतांत है, अपने जो दैनिक जीवन के जो अनुभव हैं, वह एक पुस्तक में लिखे। उस पुस्तक का नाम है बाबरनामा, जिसे तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। और तुजुक से ही इसकी जो भाषा है वो निकल के आती है। तुजुक में जू हटा दीजिए, तुक मतलब तुर्क, यानी ये जो भाषा है, यह बाबरनामा ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाद में इसका अनुवाद किया गया अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा फारसी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहली बात तो बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, कई बार पूछा जा चुका है। और इसका अनुवाद भी फारसी भाषा में किसने किया, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखी गई है और अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया है। इस प्रकार से बाबर ने मुग़ल वंश की नींव बिल्कुल स्थायी तरीके से जो जड़ें हैं वो जमा दी भारत में। इसके बाद शासक बनता है हुमायूं। हुमायूं दिल का बहुत अच्छा व्यक्ति था, और इसने जैसे ही शासन संभाला दोस्तों, अपने भाइयों को इसने अलग अलग क्षेत्र दे दिए, बंटवारा कर लिया। इस प्रकार से ये जो बंटवारा है यह भी परीक्षा में आ सकता है। तो देखिए, जो कामरान था, इसका भाई जो था, उसको काबुल का क्षेत्र दे दिया गया। अस्किनी को संभल का प्रदेश दे दिया गया, संभल प्रदेश। हिंदाल, इसे अलवर का प्रदेश दे दिया गया। और सुलेमान को बदख्शा का प्रदेश दिया गया। तो ये याद रखिएगा, काबुल दिया गया, कामरान को दोनों का से कनेक्ट कर सकते हैं। अस्करी
अस्करी संभल, तो अपने भाई को कहता है कि अस्करी तू थोड़ा संभल जा, मैं तेरे को संभल दे देता हूँ। तो संभल दिया अस्करी को। हिंदाल, आल, आल से निकाल लीजिए अल, हिंदाल को दिया अलवर और सुलेमान को दिया बदख्शां। इस प्रकार से इसने अपने जो राज्य है उसमें बंटवारा किया, भाइयों को बराबर का हक दिया। इसने बाद में आगे जाकर के दोस्तों इसके युद्ध हुए, चौसा का युद्ध और व्हीलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध 39 में लड़ा गया, व्हीलग्राम का युद्ध 40 में लड़ा गया और इसकी हार होती है। और इस प्रकार से मुग़ल वंश जो है इसमें एक ब्रेक लगता है, जो कि हुमायूं को शासन छोड़ने के लिए मजबूर करता है। और अब जो शासन की बागडोर है वह आ जाती है शेर खां, शेर शाह या फरीद खां। इसके बारे में हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो शेर खां, शेर शाह या फरीद खां ने इसे हरा दिया। इस प्रकार से हुमायूं को जगह छोड़ के भागना पड़ा। भटकल में शेख अली अख्तर की पुत्री जो है हमीदा, उससे इसका विवाह होता है और शेख भटकल की पुत्री हमीदा के ही आगे जाकर के अकबर का जन्म होता है। इस प्रकार से जो हुमायूं है वह एक प्रकार से एक बार पुनः शासन वो प्राप्त करने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में कंधार काबुल को जीतते हुए 1555 में लाहौर को वापस विजय कर लेता है। कंधार और काबुल को जीतते हुए वह लाहौर में पुनः अधिकार कर लेता है 1555 में। मच्छीवाड़ा का एक युद्ध है, उसमें यह पराजित करता है नसीब खां और तातार खां को। तो तातार और नसीब नाम की जो मछलियां हैं उनको ये खा जाता है, यानी उनको हरा देता है। और सरहिंद का युद्ध एक और ये लड़ता है 1555 में ही, उसमें इसे विजय प्राप्त होती है। इसमें ये सिकंदर सूर और बैरम खां के मध्य युद्ध लड़ा गया। बैरम खां ने नेतृत्व किया मुग़ल वंश का और सिकंदर सूर जो है, इस युद्ध में सिकंदर सूर की हार होती है। ये अफ़गान सरदार था, तो सिकंदर सूर की हार हो गई। किस युद्ध में? सरहिंद में। तो सरहिंद में सिकंदर हारता है और नसीब और तातार हार जाते हैं मच्छीवाड़ा के युद्ध में। इस प्रकार से अंततोगत्वा हुमायूं को पुनः एक बार शासन की प्राप्ति होती है 23 जुलाई 1555 को। याद रखिएगा दोस्तों, ये तारीख चूँकि बुक में दी हुई है तो इसलिए बिल्कुल परीक्षा में पूछी जा सकती है। यह ज़्यादा सौभाग्यशाली नहीं था और दीन पनाह जो कि दिल्ली में है, वहाँ एक पुस्तकालय से उतरते समय यह फिसल जाता है और इसकी फिसल करके इसकी मृत्यु हो जाती है। कई बार ये भी परीक्षा में पूछा गया है कि किस मुग़ल शासक की पुस्तकालय से फिसल करके गिर करके मृत्यु हो गई, तो आपका उत्तर होगा हुमायूं। दोस्तों, हुमायूं जो है इसे ज्योतिष में विश्वास था और इसी कारण से यह 7 दिन में 7 रंग के वस्त्र पहनता था। तो 7 दिन में 7 दिन जो अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता था, जैसे हिंदू धर्म में प्रचलित है गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना, मंगलवार को लाल वस्त्र पहनना, ऐसे कुछ। तो हुमायूं को भी ज्योतिष में विश्वास था या नक्षत्रों पर विश्वास था, इस कारण से वह 7 दिन में 7 प्रकार के अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता था। ठीक है दोस्तों, 23 जुलाई को यह पुनः शासन प्राप्त कर लेता है और पुनः मुग़ल वंश की शुरुआत, जो मुग़ल वंश जो है, जो कुछ देर के लिए जो इंजन है वो पटरी से उतरा, वो वापस पटरी पे आ जाता है 23 जुलाई को। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, शेर खां की बात करेंगे हम। सूर वंश का संस्थापक था फरीद खां, शेर खां या शेर शाह सूरी। इसने सूर वंश की स्थापना की। इसके पिता का नाम दोस्तों हसन खां था और यह जो हसन खां है, ये खां सासाराम का जमींदार था, जो कि जौनपुर रियासत के अंतर्गत आती थी। तो सासाराम का ये जमींदार था हसन खां और इसका पुत्र था फरीद या शेर खां। अब इसका नाम शेर खां क्यों पड़ता है, ये परीक्षा में पूछा भी गया है। बहार खां, बिहार का बहार, बस ये याद कर लीजिए आप। दक्षिण बिहार का शासक था बहार खां, उसने उसे ये उपाधि दी थी। उसने ये उपाधि इसलिए दी थी कि शेर खां ने तलवार के एक ही वार से एक शेर का शिकार किया था। इस प्रकार से बहार खां ने, जो कि बिहार का था, उसने शेर शाह सूरी को, माफ़ कीजिएगा, फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी। ठीक है दोस्तों, 1544 में यह गिरी सुमेल का युद्ध लड़ता है राजस्थान के शासक मालदेव से। आपको पता होगा मालदेव जो है
यह मारवाड़ का शासक था। जैता और कूपा इसके सेना नायक थे। जैता और कूपा पर इसने षड्यंत्र पूर्वक कुछ चीटियां डलवा करके अविश्वास पैदा कर दिया मालदेव के। मालदेव रणभूमि छोड़ के चला जाता है और जैता और कूपा अपनी अपनी सम्मान के लिए लड़ते हैं, अपने देश के लिए लड़ते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो जैता और कूपा है वो इसमें शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। और इस युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी को कहना पड़ता है कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए अपनी बादशाहत खो देता। एक मुट्ठी बाजरे का मतलब है जहाँ बाजरा होता है, इसका आशय है मारवाड़ से। इसके बाद इसने कालिंजर का युद्ध ये कर रहा था, तभी कुछ बारूद जो है उस बारूद के कारण ये घायल हो जाता है और इसी के साथ ही शेरशाह सूरी की जो जीवन लीला है वो समाप्त हो जाती है। शेरशाह सूरी के बाद में शासक बनता है इस्लाम शाह, जो कि 1540 से 1553 तक शासक रहता है। तो ये इसका कुछ खास कार्य नहीं है। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी के कुछ कार्यों की। देखिए दोस्तों, इसने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, जो कि सोनार गांव बंगाल से पेशावर तक जाती है, पाकिस्तान तक आज भी ये है। तो बंगाल से पेशावर तक जो रोड बनाई इसने वो कहलाती है ग्रांड ट्रंक रोड, और इसका निर्माण करवाया शेरशाह सूरी ने। ठीक है दोस्तों, इसी ने अपने जीते जी सासाराम, दोस्तों यही सासाराम है जो जौनपुर में जिसके पिताजी जमींदार थे, तो सासाराम में इसने अपना मकबरा भी बनवा दिया। और ये जो मकबरा है यह डमरू के आकार का है और इस पर हिंदू जो शैली है, हिंदू जो मंदिरों की शैली थी उसका इस पर पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो बहुत अच्छा जो सुधार किया गया वो था, इसने एक दाम और रुपया दो मुद्राएं चलाई। दोस्तों दाम जो है ये 380 ग्रेन का होता था और रुपया 178 ग्रेन का होता था। रुपया जो है चांदी का होता था, दाम जो है ये तांबे का होता था। इनका जो वजन है वो 380 ग्रेन और 178 ग्रेन होता था। अब दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं ये ग्रेन क्या होता है। दोस्तों ग्रेन का मतलब यहाँ है, ग्रेन एक वजन की इकाई थी, जो आप जानते होंगे, जो जानते ही हैं ओब्वियसली, जो है तो जो में जितना वजन होता है एक जो में, तो इसी प्रकार से 178 जौ के दानों को मिला करके जो भार बनता है उस भार का इसने रुपया और 380 जौ के दानों के बराबर इसने दाम प्रचलित किया। और ये जो रुपया है ये आगे जा कर के भारतीय जो अर्थव्यवस्था इसका आधार बना। और ये कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है स्मिथ महोदय का। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसने लगान के लिए 3 प्रकार की व्यवस्थाएं की, गल्ला बक्सी या बटाई। पहली थी गल्ला बक्सी या बटाई। दोस्तों बटाई से इसे हम पकड़ सकते हैं, तो गल्ला बटाई जैसे कोई भी व्यापारी होता है वो शाम को घर जाता है तो अपना गल्ला है उसको बांटता है। बांटने का मतलब जो भी उसमें राशि है वो लेता है। तो बटाई का मतलब है कि जैसे आज भी ये प्रथा प्रचलित है कि जो व्यक्ति खेती नहीं कर सकता अपने खेत में वो बटाई पे देता है। तो ये एक प्रथा थी गल्ला बटाई, जिसमें निश्चित मात्रा में जो बंटवारा कर करके लगान ले लिया जाता था। नस्क, मुक्ताई या कनकूत, ये जो प्रणाली है इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता था, नस्क, कनकूत आदि इनमें एक निश्चित जो ठेकेदार है या मैं कहूँ जमींदार होते थे, उनको एक अंदाज़ा लगा लिया जाता था फसल का कि कितने सालों में कितनी फसल हो रही है। तो एक अंदाजे के अनुसार उन्हें एक ठेका दे दिया जाता था। इस प्रकार से जो लगान वसूली होती थी वो नस्क, मुक्ताई या कनकूत कहलाती थी। इसके अलावा एक और प्रणाली थी नगदी या जब्ती। नगदी या जब्ती आप ऐसे याद कर सकते हैं, अखबार में बहुत सारी खबरें छपती हैं नगदी जब्त की। तो नगदी या जो जब्ती है, यह जो लगान है ये नगद के रूप में लिया जाता था। बटाई जो है ये अनाज के रूप में लिया जाता था। तो जो नगदी के रूप में किसान अपनी फसल बेच करके नगदी के रूप में जो लगान देता था उसे नगदी या जब्ती कहा जाता है। तो इस प्रकार से सिकंदर ने भूमि सुधार, इसमें बहुत सारे सुधार किए और अपना नाम भूमि सुधार के क्षेत्र में अमर बना लिया। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके काल में इतना अच्छा शासन था कि कोई बूढ़ी औरत भी यदि गहने पहन करके यदि अकेली भी रात को जाती तो भी उसे किसी प्रकार का भय नहीं था। तो इस प्रकार से
सूर साम्राज्य था इसका अंत होता है। और जैसे कि मैंने कहा था, ऊपर हमने हुमायूं का देखा था कि हुमायूं ने अपना राज्य वापस ले लिया 1555 23 जुलाई को। तो 23 जुलाई को वापस हुमायूं आ जाता है, शासक बनता है, उसकी मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिर करके। इसके बाद शासक बनता है अकबर, मुगल वंश का सबसे महान शासक कह सकते हैं इसे। 1556 से 1605, जी हाँ दोस्तों, बहुत लंबे समय तक इसने शासन किया, लगभग 49 वर्ष तक। इस प्रकार से 49 वर्ष, क्योंकि ये बहुत कम आयु में शासक बन गया था। 1542 अमरकोट में इसका जन्म हुआ था। और देखिए आप, 42 और 56 14 साल का फ़र्क है, तो 14 साल की उम्र में ये शासक बन गया था। और चूंकि ये बहुत छोटा था, इसलिए इसका जो संरक्षक था उसका नाम था बैरम खां। बैरम खां का नाम दोस्तों अभी हमने देखा था, कहाँ देखा था, ये देखिए, बैरम खां और सिकंदर सूर के मध्य युद्ध हुआ था, सरहिंद का युद्ध, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया था। वही बैरम खां इसका संरक्षक बनता है। और इसके संरक्षकत्व में कलानौर में सिंहासन बनाया जाता है, और एक ईंटों के सिंहासन बना करके 14 फरवरी 1556 को इसका राज्याभिषेक होता है अकबर का। और कौन करवाता है? बैरम खां। तो दोस्तों 23 जुलाई आप 55 याद रखिए, और 14 फरवरी 56, तो 14 फरवरी 56 को इसका राज्याभिषेक हो जाता है। और इसके बाद शुरू होता है अकबर का अभियान बैरम खां के नेतृत्व में। तो अकबर का जो सेनापति है बैरम खां, इसके और हेमू के मध्य युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 को बैरम खां और हेमू के मध्य युद्ध होता है, और इस युद्ध को जाना जाता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। हेमू जो है यह बंगाल का शासक था दोस्तों, आदिल शाह। आदिल शाह का यह सेनापति था, और इसने 22 विजय प्राप्त की थी लगातार। 23वां ये युद्ध था, और इसने विक्रमाजीत की भी उपाधि धारण की थी। तो इस प्रकार से हेमू हारता है, और पुनः पानीपत की जो लड़ाई है वह मुगलों के लिए वरदान साबित होती है। जैसे कि हमने पहले देखा कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वह मुगल वंश की स्थापना करवाने में सहायता प्रदान करता है, और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है यह उस नींव को कहीं ना कहीं गहरा करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अकबर ने लगातार कई विजय प्राप्त की। 1570 में इसने नागौर दरबार लगाया राजस्थान में, और राजस्थान के अधिकांश राजा इसकी शरण में आ गए। राजपूतों के विरुद्ध अकबर की नीति थी सुलह कुल की नीति। सुलह कुल का मतलब हुआ कि आप आइए, हमसे संबंध बनाइए, और इन्हें जो भी शासक इससे संबंध बना लेते अकबर से, उन्हें पर्याप्त सम्मान मिलता, और अपना राज्य पर इनका अधिकार रहता। और जो व्यक्ति इससे संबंध नहीं बनाता उससे युद्ध करना पड़ता। और महाराणा प्रताप जो हैं, जो मेवाड़ के शासक हैं, इन्होंने स्वीकार नहीं किया, और इस प्रकार से अकबर का सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसके परिणाम अनिश्चित हैं। इसके बाद कुछ युद्ध हैं जो कि पुस्तक में दिए गए हैं। अहमदनगर मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि अहमदनगर में एक महिला शासिका थी, चांद बीबी। चांद बीबी को अकबर द्वारा विजित किया जाता है अहमदनगर को, जिसकी शासिका चांद बीबी थी 1600 में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। असीरगढ़ में 1601 में अकबर का अभियान होता है, और यह अकबर का अंतिम अभियान था। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अकबर का असर 1601 में समाप्त हो गया, अर्थात अकबर ने अंतिम जो अभियान है वो असीरगढ़ के विरुद्ध चलाया 1601 में। तो ये इसका अंतिम अभियान था दोस्तों, याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय असीरगढ़ का जो शासक था वो था मीर बहादुर। तो अकबर का असर मीर बहादुर को हराते ही समाप्त हो जाता है। तो अकबर ने अंतिम जो अभियान है 1601 में चलाया, मीर बहादुर को हरा करके। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों उज़्बेक विद्रोह होता है 1564 में, अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में इसका दमन किया जाता है। इसी प्रकार से गुजरात विद्रोह होता है, इसका विद्रोह का दमन करने जाता है अब्दुल रहीम, और इसका विद्रोह का दमन करने के कारण इसे खान खाना की उपाधि दी जाती है। यूसुफजई कबीला है एक, उसके आक्रमण के कारण जो अकबर का
जो रत्नों में से एक बीरबल था उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके किस्से आपने कई बार सुने होंगे अकबर बीरबल के। और अकबर का देहांत 1605 में हो जाता है, जैसे कि हमने पहले देखा, और इसे वहीं दफन किया जाता है सिकंदरा में। सिकंदरा मतलब आगरा में। यह जो मकबरा है यह 4 बाग शैली में बना हुआ है। 4 बाग शैली क्या होती है दोस्तों? जैसे आपने ताजमहल देखा होगा तो ताजमहल के चारों ओर जो भूमि होती है उसको बराबर भागों में, 4 भागों में बांट करके उसमें उद्यान लगाए जाते हैं, मीनारें होती हैं। तो 4 बाग शैली में ये बना है। 5 मंजिलें हैं और इसमें हिंदू कला, बौद्ध कला और मुस्लिम कला तीनों का समन्वय है सिकंदरा का, जो अकबर का मकबरा है इसमें। ठीक है दोस्तों। और अब कुछ अकबर के कार्य हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। 1575 में इसने इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाना जो कि धार्मिक विचार विमर्श से संबंधित था, तो इसकी स्थापना 1575 में की। ये वर्ष याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। 1581, कई जगह 82 भी आता है, दीन ए इलाही, इसने एक नया धर्म स्थापित किया, दीन ए इलाही। और इसका पहला जो हिंदू व्यक्ति इसका जिसने ये धर्म ग्रहण किया या धर्म को इसने धर्म में सम्मिलित हुआ तो वो था बीरबल। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। शेख मुबारक नामक व्यक्ति ने इसे इनाम आदिल या मुहद्दिद इनाम आदिल की उपाधि दी। और इसका जो प्रधान पुरोहित है दीन इलाही धर्म का, वह बनाया गया अबुल फजल को। याद रखिएगा अबुल फजल, बीरबल बहुत इम्पोर्टेंट है। बीरबल पहला हिंदू व्यक्ति जिसने धर्म ग्रहण किया, अबुल फजल जो कि इसका प्रधान पुरोहित था दीन इलाही का। इसके काल में हरि विजय सूरी का आगमन हुआ आगरा में और उसे जगत गुरु की उपाधि दी गई अकबर द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों। इसी के साथ इसने एक नया कैलेंडर शुरू किया अकबर ने, जो कि 1583 में शुरू किया गया और इसे इलाही संवत का नाम दिया गया, इलाही संवत 1583। तो देखिए 75, 81, 83। और इसने राजपूतों के प्रति, जैसे कि मैंने पहले बताया, सुलह कुल की नीति अपनाई। और इसी क्रम में सबसे पहले आमेर रियासत के बहारमल ने इनसे संबंध स्थापित किए। इसके बाद भगवंत दास और मान सिंह को उचित मनसब प्रदान किए, मनसबदार बनाया अकबर ने अपने दरबार में। वागड़ जो क्षेत्र है यह अकबर के अधीन रहा, परंतु स्वतंत्र रहा। इसने अधीनता स्वीकार की लेकिन ये स्वतंत्र रहा। वागड़ से मतलब यहाँ डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा से है। इसी के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1564 ईस्वी में इसने जजिया कर समाप्त कर दिया। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया था कि जजिया कर होता था कि जो विधर्मी जो लोग हैं उनको रक्षा प्रदान करने की एवज में यह कर लिया जाता था। विधर्मी का मतलब है मुगल वंश, तो इस्लाम धर्म के अतिरिक्त जो अनुयायी हैं जिस धर्म के, तो उनसे कर वसूला जाता था। और मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है। फिरोज शाह तुगलक जो है वह ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल लेता है और इस कर की समाप्ति कर देता है अकबर 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी 1569 से 1584 तक यह फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाता है। राजधानी रहती है फतेहपुर सीकरी 1569 से 84 तक। और यहाँ गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ये याद रखिएगा, गुजरात विजय जो हुई थी उसके उपलक्ष्य में इसने यहाँ अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में। फिर अगला शासक जो है वो बनता है जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627। और ये जो जहांगीर का नाम था बचपन का वो था सलीम, क्योंकि जो अकबर को पुत्र प्राप्ति है वो सलीम चिश्ती की आशीर्वाद से प्राप्त हुई थी, इसलिए शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सलीम। ठीक है। इसे अपनी योग्यता के कारण 12 हजारी मनसब प्राप्त हुआ था और जो योग्य होते हैं दोस्तों वही विद्रोह करते हैं। 1599 में इसने विद्रोह कर दिया और अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया और अबुल फजल जो विद्रोह दमन के लिए गया उसकी इसने हत्या कर दी 1602 में। तो इस प्रकार से 1602 जो कि अकबर का काल ही था, विद्रोह होता है और अबुल फजल की भी हत्या हो जाती है। अबुल फजल कौन है? अबुल फजल ये
इस दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित जो कि अकबर के बहुत निकट था, इसकी हत्या कर दी जाती है। इसके ही पुत्र द्वारा 1602 में और 1605 में जो अकबर है ये बीमार होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगरा में नासिरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह नाम से ये शासक बनता है। नासिरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह, जैसे कि मैंने बताया मुगल वंश के जो शासक है वो अपने आप को बादशाह कहते हैं। अर्जुन देव जो कि गुरुओं के सिख धर्म के जो गुरु थे उनको यह मृत्यु दंड देता है। ठीक है दोस्तों, और 1611 में मेहरून निसा से ये विवाह कर लेता है। मेहरून निसा का मतलब है नूर जहां, तो नूर जहां से ये विवाह कर लेता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो जो कि ब्रिटिश दूत थे, जो कि एक राजा का दूत था, एक यात्री जो व्यापारिक सुविधाओं के लिए आया था, तो ये दोनों जहांगीर के समय आए थे। जहांगीर की मृत्यु हो जाती है 1627 में। जहांगीर के बाद में इसका पुत्र बनता है शाहजहां शासक। शाहजहां का बचपन का नाम था खुर्रम, और खुर्रम ने ही, आपको याद होगा, हल्दीघाटी युद्ध के बाद में जब बहुत लंबा युद्ध चल रहा था तो आखिरकार मेवाड़ ने संधि की थी, तो उस संधि में खुर्रम का बहुत बड़ा हाथ था। तो इस प्रकार से 1627 से 1658 तक इसका शासन है। आसफ खां की पुत्री थी अर्जुमंद बानो, उसका जो अन्य नाम है वो है मुमताज़ महल, और इसी की याद में इसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अहमदनगर को इसने विजय किया, और इसने 1632 में हुगली जो कि दक्षिण भारत में है, इसको भी इसने विजय किया, और पुर्तगालियों को जो कि भारत में आ चुके थे, इसका मतलब जो विदेशी जो ये कंपनियां हैं इनका आगमन हो चुका था। इससे यहाँ स्पष्ट होता है जो पुर्तगाली हैं, डच हैं, अंग्रेज हैं, और डेन हैं, और फ्रांसीसी हैं, ये सारा क्रम है इनका। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, या हम कहेंगे ब्रिटिश लोग, और इसके बाद में डेन, और उसके बाद में फ्रांसीसी, तो ये क्रम से भारत में आए थे। तो पुर्तगालियों को इसने हराया हुगली में। ठीक है दोस्तों, बीजापुर का जो सुल्तान था आदिल शाह, उसको इसने हराया, और 1652 में दक्कन मतलब दक्षिण भारत में दक्कन का इसने वायसराय बनाया अपने बेटे औरंगजेब को, और औरंगजेब ने इसे शाहजहां को आगरा में बंदी बना के रखा, और इसी के साथ ही उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो जाती है दारा सिकोह, शुजा, मुराद आदि औरंगजेब आदि के मध्य। और कुछ युद्ध भी होते हैं उत्तराधिकार के, जिनमें एक युद्ध का वर्णन पुस्तक में है। धर्मत का जो युद्ध है ये दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य होता है, और इसमें औरंगजेब की विजय होती है। शाही सेना दारा सिकोह के साथ थी, जसवंत सिंह जैसे सेनापति जो कि महान जो योद्धा थे वो भी दारा सिकोह के साथ थे, लेकिन विजय श्री मिलती है औरंगजेब को। और कुछ और युद्ध हैं जिनका पुस्तक में वर्णन नहीं है, धर्मत, दोराई, सामूगढ़, इस प्रकार से धर्मत का युद्ध इसने जीता। बर्नियर और मनुची, बर्नियर जो है ये फ्रांस का था, मनुची इटली का था, तो बर्नियर और मनुची ये दोनों यात्री हैं, ये शाहजहां के काल का वर्णन करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम शाहजहां के आगे के शासकों को विस्तार से देखेंगे। पार्ट थोड़ा बड़ा है, लेकिन सॉरी दोस्तों, मैं इससे शॉर्ट नहीं बना सकता, और मैं नहीं चाहता कि एक भी क्वेश्चन छूटे और कल को वही एग्ज़ाम में आए, तो ये मेरे लिए भी ठीक नहीं है और आपके लिए भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और इसी के साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।